हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया, इसके डिफरेंट लेवल्स के बारे में बात की और कितनी बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे है इसका एक रफ आइडिया आपको दिया था। अब चलो बात कर लेते हैं इस बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स की, क्योंकि पहले जब हमने डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो वहाँ पे हमको पता लगा कि बायोडाइवर्सिटी हर एक ग्रुप में बराबर बराबर नहीं है। सबसे पहले तो प्लांट्स की डाइवर्सिटी एनिमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, करीब आधी होती है। फिर इन ग्रुप्स में भी अगर आप फर्दर देखोगे तो कुछ टेक्सॉन ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सी अलग अलग स्पीशीज हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, और कुछ टेक्सॉन ऐसे हैं जिनमें उतनी डाइवर्सिटी हमको नहीं मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में तो अलग अलग था ही, अनइवन था ही। अब हम देख लेते हैं कि हमारी अर्थ पे क्या हर जगह हमें बराबर बायोडाइवर्सिटी मिलती है या कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम मिलती है। वैसे थोड़ा अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा कि हमारी कंट्री का एरिया जो है वो है कंपैरेटिवली कम, और अगर बायोडाइवर्सिटी का शेयर देखें पूरी दुनिया में तो 8% से ऊपर। सोचो, इतने सारे देश हैं दुनिया में और उसमें से 8% से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी केवल इंडिया में है। तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता है, सबके पास बराबर तो नहीं है। हम लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं और हमारे पास ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिली हुई है। तो देखते हैं कि क्या ये बायोडाइवर्सिटी रैंडमली दुनिया में किसी को भी मिल गई है या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पैटर्न भी है। तो पहला जो पैटर्न आता है बायोडाइवर्सिटी का वो है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूड मतलब कि हम देखते हैं कि इक्वेटर से कितना दूर जाने पर बायोडाइवर्सिटी किस हिसाब से बढ़ती या घटती है। The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world, but it shows a rather uneven distribution. अब डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन तो है, सबके पास बराबर बायोडाइवर्सिटी तो नहीं है, दुनिया में हर जगह बराबर वैरायटी तो हमको नहीं मिलती है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होने के बावजूद भी रैंडम नहीं है। For many groups of animals and plants, there are interesting patterns in diversity, and the most well-known being the latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decreases as we move away from equator towards the poles. तो latitudinal gradient का simple words में यही मतलब मान के चलो कि जब आप इक्वेटर पे हो तो आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी, और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ट्रॉपिक्स आप किसको लेते हो? लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह है इक्वेटर के आसपास की, उसको हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बोलते हैं या ट्रॉपिक्स बोलते हैं। एंड दे हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो इक्वेटर के जितना पास रहोगे उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। कुल मिला के बात यह है, Colombia, located near the equator, has nearly 1400 species of birds, while New York, at 41 degree north, has 105 species. तो कंपैरिजन देख रहे हो, इक्वेटर के पास में है कोलंबिया, तो वहाँ पर हमें बर्ड्स की 1400 अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं। वहीं 41 डिग्री पे गए तो आपको केवल 105 स्पीशीज मिली, और ग्रीनलैंड में अगर चले गए तो काफ़ी दूर हो गया इक्वेटर से, 71 डिग्री नॉर्थ पे, वहाँ पर केवल 56 स्पीशीज बर्ड्स की पाई जाती हैं। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। अब इंडिया में क्यों इतनी डाइवर्सिटी है? क्योंकि हम इक्वेटर के पास में हैं, ट्रॉपिकल एरिया में पड़ जाते हैं, इसीलिए हमारे पास भी करीब 1200 स्पीशीज बर्ड्स की हो जाती हैं। A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like Midwest USA. Large tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on Earth. It is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles, and more than 125,000 invertebrates. Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. तो हमारे जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है उसकी डाइवर्सिटी का लेवल आप देख रहे हो कि पहले तो गिना दिया आपकी एनसीईआरटी बुक ने कि डिफरेंट ग्रुप्स की कितनी अलग अलग स्पीशीज वहाँ पाई जाती हैं, और उसके बावजूद भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 2 मिलियन, करीब 20 लाख स्पीशीज अभी तक ऐसी हैं जो कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में होंगी केवल इंसेक्ट की, और उनके बारे में हमको नहीं मालूम है। So, what is so special about the tropics that might account for their greater biological diversity? क्यों ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको मिलती है? अब देखो भाई, एक बात है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जहाँ पर रहने के लिए बढ़िया इंतजाम मिलेगा, जहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, जहाँ मौसम सही रहेगा, खाने पीने को मिलता रहेगा, उसी जगह पर वो ज़्यादा थ्राइव करेंगे। बाकी जगह पर उनको करना पड़ेगा अडेप्ट। अब जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस भी होती हैं, हार्श से हार्श हैबिटेट्स भी होते हैं, क्लाइमेट भी गड़बड़ रहता है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो ऐसा होगा ही जो वहाँ भी अडेप्ट करके रहना सीख चुका है।
लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं कर पाते, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स कहाँ बसेंगे, जहाँ पर रहना आसान है, जहाँ पर कंडीशंस बढ़िया हैं। सो इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। सम इंपॉर्टेंट वंस आर, सबसे पहली बात तो speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and had a long evolutionary time for species diversification. अब बहुत सारी अलग अलग species वहाँ पर बन पाएं, इवॉल्व हो पाएं, इसके लिए भी तो समय चाहिए। समय के साथ ही तो डाइवर्सिटी होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेकंड के अंदर भगवान ने ये सारी स्पीशीज बना दी थी। इसीलिए जहाँ पर बहुत समय तक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं आई है, बहुत दिक्कतें नहीं आई हैं, अनडिस्टर्ब्ड रही है जो जगह, वहाँ पर तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डेवलप होगी। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे, देखेंगे ये टेम्परेट रीजन्स में ग्लेसिएशंस होते रहे हैं, क्लाइमेट में बहुत डिस्टर्बेंसेस होते रहे हैं, बहुत दुर्घटनाएं होती रही हैं। तो वहाँ पर जो स्पीशीज इवॉल्व हो भी रही होंगी, जो डाइवर्सिटी वहाँ पर डेवलप हो भी रही होगी, उस पर एक बार को कॉमा लग गया होगा, या हो सकता है कई स्पीशीज पे तो फुल स्टॉप ही लग गया हो, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाई हो। ट्रॉपिक्स में ऐसा नहीं हुआ, काफी सालों तक लगातार बहुत लंबे समय तक यहाँ पर अनडिस्टर्ब्ड कंडीशंस रही हैं और इसीलिए यहाँ पर बहुत सी स्पीशीज डाइवर्सिटी डेवलप हो पाई। एक अंदाजा तो ये लगाया जाता है। दूसरी बात, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। सीजनली उतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती हैं, उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो अगेन मौसम यहाँ पे बढ़िया रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बहुत एक्सट्रीम्स नहीं होते हैं और प्रिडिक्टेबल रहता है, इसीलिए यहाँ पर स्पीशीज का सर्वाइव करना पॉसिबल है। देयर इज मोर सोलर एनर्जी। तीसरी बात, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। डायरेक्ट सनलाइट आती है ट्रॉपिक्स में तो ज़्यादा धूप मिलती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा धूप होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। दिस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो आप दोनों तरह से ले सकते हो, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ पर खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, वहाँ पर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्राइव करेंगे ही। दूसरी चीज़ एक ये भी कही जाती है कि जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी अपने आप खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें अभी आगे बढ़ के हम देखेंगे। हालांकि अभी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को आप सिंपल वर्ड्स में यही समझ लो कि इक्वेटर के जितने पास हैं उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि उतना ही वहाँ पे बढ़िया इंतजाम होता है रहने के लिए। इक्वेटर से जितना दूर जाओगे वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी ही धीरे धीरे बेकार होती जाएंगी, उतनी अनप्रिडिक्टेबल होती जाएंगी, उतनी सीजनल फ्लक्चुएशंस बढ़ती जाएंगी और इसीलिए कोई गिने चुने ही रह जाते हैं तो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पर तालमेल बिठा के अपनी एनवायरनमेंट के साथ रह पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं। और बाकी ज़्यादा भीड़ आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पर बढ़िया इंतजाम है रहने के लिए, खाने पीने के लिए, जो कि है इक्वेटर के पास में। ठीक है भाई, एक पैटर्न तो हमारा हो गया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न समझने के लिए आ जाओ जरा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स पे। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का बेसिकली क्या मतलब है कि तुम अगर एक एरिया को देख रहे हो, एक छोटा सा एरिया तुमने लिया, वहां पर कितनी स्पीशीज है, ठीक है, तुमने गिनती कर ली कि टोटल इतनी स्पीशीज यहाँ पर है, इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर रह रही है। फिर अगर तुम उस एरिया को बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ाने के साथ जो एरिया तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर और बड़े एरिया में तुम गिनने लगो स्पीशीज की डाइवर्सिटी, तो एरिया बढ़ाने पर नंबर ऑफ स्पीशीज जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से बढ़ेगी, क्या प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी, क्या सीन होगा, यही हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। तो अगर तुम एक प्लॉट लिया, तुम देख रहे हो कि वहां पर कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज तुम्हें मिल रही हैं, तुम गिनती कर रहे हो, तो ठीक है, तुमने एक गिवन एरिया में इतनी स्पीशीज पाई जाती हैं गिन लिया। लेकिन अगर तुम एरिया को बढ़ाओगे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का कहना है कि एरिया बढ़ाने पर डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उस दूसरे बगल वाले प्लॉट को भी अगर तुमने ले लिया, इंक्लूड कर लिया, तो हो सकता है उस बगल वाले प्लॉट में और अलग अलग तरह के एनिमल्स रह रहे हो या अलग अलग तरह के प्लांट्स उगे हुए हो, लेकिन ओनली अप टू एन एक्सटेंट, ओनली अप टू अ लिमिट। तो एरिया बढ़ाने पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, ऑब्जर्व्ड एरिया बढ़ाओगे तो बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। ऐसे नहीं है कि एरिया को बड़ा करते जाओगे तो प्रपोर्शनेटली बायोडाइवर्सिटी का लेवल भी साथ साथ इंक्रीज होगा, तो एक लिमिट तक होता है। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिखाई हुई है, जहां पर स्पीशीज रिचनेस को एरिया के साथ प्लॉट किया हुआ है ग्राफ में, एक ऐसा कर्व आपको मिलता है। और हम देखते हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप किसी भी एरिया में किसी भी एक टेक्सोनोमिक ग्रुप की अगर डाइवर्सिटी देखो, चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट्स की देखो, चाहे आप फ्रेश वाटर फिशेस की देखो, चाहे बर्ड की देखो, चाहे बैट की देखो, आपको वही शेप मिलेगी।
ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप लॉग में इनकी वैल्यूज ले लोगे, किन किन चीज़ों की, स्पीशीज रिचनेस की और एरिया की, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाती है log s इक्वल्स log c प्लस z log a, जहाँ पर s हमारी स्पीशीज रिचनेस हो गई, a हमारा ऑब्जर्व्ड एरिया हो गया, z हमारा स्लोप ऑफ द लाइन और c हमारा y इंटरसेप्ट हो जाता है। Ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2। तो आप कोई भी एरिया उठा के ले लो और किसी भी एक टेक्सोनोमिक ग्रुप की डाइवर्सिटी को नापना शुरू कर दो, तो अमेजिंग बात यह है कि इस ग्राफ को प्लॉट करने पर हमें उनका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप काफ़ी सिमिलर मिलेगा, और जो z की वैल्यू आएगी हमारी इक्वेशन के अंदर वो आएगी 0.1 से 0.2 के बीच में, रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन। चाहे आप न्यूयॉर्क में कितने मॉलस्क हैं उसकी बात कर रहे हो या ब्रिटेन में कितने प्लांट हैं उसकी बात कर रहे हो, हमारी z वैल्यू अमेजिंगली सिमिलर होती है। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स इन वेरी लार्ज एरियाज, जैसे आपने पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट ले लिया, आपने एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो z की वैल्यू 0.1 और 0.2 के बीच में नहीं रहती है, तब वो बढ़ जाती है। वील फाइंड दैट द स्लोप ऑफ लाइन इज मच स्टीपर एंड z वैल्यू कैन रेंज बिटवीन 0.6 एंड 1.2। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, उसका स्लोप हमें 1 से भी ऊपर मिलता है, 1.15 मिलता है। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में यही बताने की कोशिश की है हमको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कि आप कोई भी एरिया ले लो और किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक ग्रुप की बायोडाइवर्सिटी को नापने की कोशिश करो, तो आपको एक रिलेशनशिप मिलता है, आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है अगर आप ग्राफ पे इसको प्लॉट करोगे तो। और प्लॉट करने के बाद जो हमारा स्लोप ऑफ लाइन आएगा, जो z आएगा, उसकी वैल्यू भी एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही रहती है, अनलेस आपने बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया ले लिया। इसीलिए उन्होंने कहा था कि विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। एक लिमिट के बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाती है या उतनी तेज़ी से या उतनी प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ती है। तो दो चीज़ें हम पढ़ते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स में जब हम पढ़ना चाहते हैं, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो बड़ा ही सिंपल था, और दूसरी चीज़ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब हमारी कितनी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास में है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या पैटर्न हम अर्थ पे देखते हैं, उसको हमने रफली थोड़ी थोड़ी बात कर ली ऊपर ऊपर से, लेकिन अब हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि शुरू शुरू में क्या बताया गया कि हमारे पास एंट्स की इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, हमारे पास बर्ड्स की, फिशेज़ की इतनी सारी स्पीशीज़ हैं। तो सोचने वाली बात है कि हम अगर अपने घर में बैठे हैं और एंट्स की कुछ स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट भी हो जाए, फिशेज़ की कुछ स्पीशीज़ जिन्हें हम खा नहीं रहे हैं, जो हमारे किसी काम नहीं आ रही हैं, वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? और हम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं, इतना ज़्यादा हेडेक क्यों ले रहे हैं इस चीज़ को लेके कि कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जानवर मर रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उससे हम अपने घर में आराम से बैठे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो यही समझने के लिए हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी की एक इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, क्या सच में इससे फर्क पड़ता है? इकोसिस्टम क्या लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज में नहीं चल सकता? दिस इज द क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर। अगर कोई आपसे सीधा सीधा ये पूछ लेता है कि यार तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, टीवी देख रहे हो, अगर दूर किसी जंगल में अमेरिका में कोई चींटी की स्पीशीज या किसी एक मेंढक की स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो रही है, तो इस बात को लेकर तुम क्यों रो रहे हो? तो तुम इसका कोई सिंपल आंसर नहीं दे पाओगे, और इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ताकि अगली बार कोई तुमसे सवाल पूछे तो तुम उसका जवाब दे सको। For many decades, ecologists believed that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species। तो पहली बात तो ये इकोलॉजिस्ट का मानना है, उसका रीज़न क्या है वो चीज़ अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन बात सच की यही है कि जिस इकोसिस्टम के अंदर, जिस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी ना, जिस बायोलॉजिकल कम्युनिटी में बहुत सी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलकर जो कम्युनिटी बनी है, उस कम्युनिटी में स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। अब स्टेबल का क्या मतलब है? व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी? जैसे अगर एक इंसान स्टेबल है तो तुम समझते हो कि हाँ ठीक, उसके पास नौकरी है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, मेंटली स्टेबल है, फिजिकली हेल्दी है। लेकिन एक इकोसिस्टम के लिए, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इसके 2-3 पैरामीटर होते हैं। A stable community should not show too much variation in productivity from year to year। पहली बात तो कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। पिछले साल जितनी प्रोडक्टिविटी थी करीब करीब उतनी ही अगले साल भी रहनी चाहिए। बहुत बड़ा चेंज, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे प्रोडक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कम्युनिटी को हम कहते हैं कि हाँ स्टेबल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें ड्रास्टिकली नहीं आ रहे हैं।
दूसरी चीज़, इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, चाहे कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस हो, कोई मैनमेड डिस्टर्बेंस हो, या तो रेजिस्टेंट हो। रेजिस्टेंस से हमारा मतलब है कि ये आसानी से उस कम्युनिटी पे, उस इकोसिस्टम पे किसी डिस्टर्बेंस का कोई असर नहीं पड़ता है, वो उसको रेजिस्ट कर लेता है और खुद को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता या बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचने देता है। वहीं रेजिलियंट का क्या मतलब है? रेजिलियंट का मतलब रेजिस्टेंट से थोड़ा अलग होता है, हालांकि दोनों ही क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मतलब कि आसानी से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन रेजिलियंट का मतलब है कि नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। अगर नुकसान पहुंच भी गया तो वो बाउंस बैक करेंगी, वो हार नहीं मानेंगी और जल्दी से वापस अपनी पुरानी स्टेट में आने की कोशिश करेंगी, वापस ठीक होने की कोशिश करेंगी। तो रेजिस्टेंट मतलब जो आसानी से खुद को नुकसान ना पहुंचने दे, हार्म ना पहुंचने दे, आसानी से किसी चीज़ से, किसी डिस्टर्बेंस से अफेक्ट ना हो। और रेजिलियंट मतलब कि अफेक्ट हो भी गया तो कोई बात नहीं, तेज़ी से बाउंस बैक हो, वापस से हील हो जाए, वापस सही हो जाए। तो यही देखा जाता है कि ये स्टेबिलिटी का हिस्सा है। रेजिस्टेंस और रेजिलियंस दोनों स्टेबिलिटी का हिस्सा है। और जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ना, जहाँ पर जितने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उस इकोसिस्टम में, उस कम्युनिटी के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिलियंस भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज। तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, वो कम्युनिटी एलियन स्पीशीज से भी आसानी से अफेक्ट नहीं होगी। आपने देखा ही होगा, एलियन स्पीशीज के बारे में आप जानते ही हो, पिछले चैप्टर में भी हम बात कर रहे थे कि एलियन स्पीशीज कई बार इन्वेजिव हो जाती हैं। अगर अचानक से कोई नई स्पीशीज लाके आपने किसी कम्युनिटी में एकदम से रख दी, तो वो स्पीशीज बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और पहले से ही जो वहाँ पर स्पीशीज प्रेजेंट थी उनको नुकसान पहुँचाने लगती है। लेकिन एक स्टेबल कम्युनिटी आसानी से इन एलियन स्पीशीज के इन्वेजन से भी अफेक्ट नहीं होगी। तो जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा, वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा। जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा, ऐसी कम्युनिटी में रेजिस्टेंस, रेजिलियंस, प्रोडक्टिविटी, सारी ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यानी वो कम्युनिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी और आसानी से उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता या डिस्टर्ब नहीं कर सकता। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answers. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiments, increased diversity contributed to higher productivity. अब ये बात छोड़ दो कि डाइवर्सिटी बढ़ने से, वैरायटी बढ़ने से किस तरह से इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है कम्युनिटी को या किस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन कुल मिला के बात तो यही है कि जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, चाहे उसका मैकेनिज्म कुछ भी हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ भी उस कम्युनिटी की बढ़ जाती है। Although we may not understand completely how species richness contributes to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the very survival of human race on this planet. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghat ecosystems be less functional if one of its tree frog species is lost forever? How is our quality of life affected if, say, 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स आर देयर एंड 15,000 आर लेफ्ट? अगर 20,000 स्पीशीज हमारे पास चींटियों की हैं अर्थ पे और 5,000 गायब भी हो जाए, सिर्फ 15,000 रह जाए, तो क्या हमारे जीवन पे इसका कोई डायरेक्ट असर पड़ेगा? यही समझाने के लिए हमें पॉल एलरिक नाम के एक इकोलॉजिस्ट ने एक एग्जाम्पल दिया, एक एनालॉजी दी है, जिसको हम रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बोलते हैं। देर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नाइव क्वेश्चंस। जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है कि तुम आराम से घर बैठे हो, फिर भी किसी चींटी या किसी मेंढक या किसी कुत्ते, बिल्ली, किसी भी एक एनिमल के एक्सटिंक्ट होने पर तुम अपने घर में बैठ के क्यों रो रहे हो यार? इसका रीज़न आप रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से अच्छे से समझ पाओगे कि बायोडाइवर्सिटी में हर एक लेवल पे और हर एक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी। पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या बताया? इट वॉज गिवन बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिक। सपोज इन एन एयरप्लेन, अगर आप एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लो, सारे जो भी पार्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं कई सारे नट बोल्ट की मदद से। ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। तो अगर एरोप्लेन हमारा इकोसिस्टम है और जो नट बोल्ट हैं, जो रिवेट्स हैं, वो है इस इकोसिस्टम में पाई जाने वाली अलग अलग स्पीशीज। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, अब जब भी हमारा एरोप्लेन चलता है तो उसमें से हर एक यात्री घर जाते जाते कोई एक नट बोल्ट निकाल के ले जाता है। तो इसको आप समझ लो कि एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि नट बोल्ट को ही हमने स्पीशीज मान रखा था। इट कॉजेज अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, दैट इज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली। तो शुरू में क्या होगा? अगर
हर एक पैसेंजर एक एक नट बोल्ट निकाल के ले भी जा रहा है तो 10, 20, 50 नट बोल्ट से पूरी फ्लाइट तो टूट फूट जाएगी नहीं, पूरा एरोप्लेन वैसे का वैसा चलता रहेगा। वैसे ही कुछ स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो भी रही हैं, जैसे कि लगातार हमारी अर्थ पे चल ही रहा है, तो तुरंत तो इकोसिस्टम डगमगा नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे नट बोल्ट निकलते ही रहेंगे, प्लेन हमारा पूरा ढीला हो जाएगा, उसके सारे पुर्जे अलग अलग हो जाएंगे। और ऐसा ही इकोसिस्टम के साथ भी होता है, किसी एक स्पीशीज, 2 स्पीशीज या 10-20 स्पीशीज के अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाने पर पूरे के पूरे अर्थ का बायोस्फीयर एकदम बर्बाद नहीं हो जाएगा। लेकिन रिवेट पाइपर हाइपोथेसिस में यही समझा रहा है कि धीरे धीरे जैसे ये नट बोल्ट जा रहे हैं, फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव्ड में ऑल्सो भी क्रिटिकल। अब नट बोल्ट जो निकल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट थे, इससे भी अंतर पड़ता है। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, दैट इज द की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस, इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट। अगर वो हमारे एयरप्लेन के जो विंग्स हैं वहाँ पे से नट बोल्ट निकाल कर कोई ले जा रहा है तो हमको ज़्यादा दिक्कत होगी। दैन द लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन। अब एरोप्लेन के अंदर की सीट है, वहाँ से जो नट बोल्ट निकाला, जैसे कोई स्पीशीज है जिसकी उतनी कोई इमीडिएट सिग्निफिकेंस इकोसिस्टम के अंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो वो तो चल भी जाएगा, उसका लॉस झेल भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी बहुत इंपॉर्टेंट जगह से उसको निकाल लिया, यानी कोई बहुत ज़रूरी स्पीशीज है जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में, तो उसके जाने से उतना ही फर्क पड़ेगा। तो बताने की कोशिश क्या है कि एरोप्लेन बहुत सारे नट बोल्ट का बना हुआ है, जैसे कि हमारे पास खूब सारी डाइवर्सिटी है, और उसमें से अगर कुछ नट बोल्ट निकल भी जाते हैं, अगर उसमें से एक स्क्रू निकल जाता है, एक आध कील निकल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत पूरा एरोप्लेन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे लगातार जो स्पीशीज लॉस चल रहा है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, अगर ये काम होता रहा तो अल्टीमेटली उस एरोप्लेन को क्रैश होना ही है, बर्बाद होना ही है। और ऐसा ही हमारी अर्थ के साथ भी हो सकता है। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से यही समझाने की कोशिश है कि हर स्पीशीज की अपनी वैल्यू है, कुछ ना कुछ रोल तो वो इकोसिस्टम में प्ले कर ही रही है, भले इमीडिएटली हमारे किसी काम ना आ रही हो, हमारे लिए उसकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ना हो, फिर भी इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए वो ज़रूरी है। और इसीलिए हमें अपनी तरफ से यही कोशिश करनी चाहिए कि ये बचे रहें, और कम से कम हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से तो ये स्पीशीज़ ख़त्म ना हो या ये जीव जंतु एक्सटिंक्ट ना हो। चलिए, अभी तक तो हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल्स पर है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब आगे बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हम कितनी तेज़ी से और क्यों खो रहे हैं और कैसे इसको बचा सकते हैं। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली बार।